गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज आपका टॉपिक है वो है मिशेल फूको। देखिए, जो हम मॉडर्न सोशलॉजिकल थ्योरी अब ये पढ़ रहे हैं, इस मॉडर्न सोशलॉजिकल थ्योरी में जितने भी थिंकर्स हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने नव प्रकारवाद, नव मार्क्सवाद, उत्तर आधुनिकवाद, उत्तर संरचनावाद, इनके बारे में, यानी नवीन जो समाजशास्त्र में विचारधारा का जन्म हुआ उसके बारे में विस्तृत विवेचना की है। इसी में आज इसी क्रम में आते हैं हमारे मिशेल फूको। अगर हम मिशेल फूको, या इनको फोकाल्ट भी बोलते हैं, मिशेल फूको की बात करें तो ये इनको उत्तर आधुनिकतावादी और उत्तर संरचनावादी दोनों माना जाता है। क्वेश्चन है नेट के लिए, उत्तर आधुनिकतावादी और उत्तर संरचनावादी। मिशेल फूको को देखो, एक नेट का क्वेश्चन है, उसमें पूछा जाएगा जो मिशेल फूको है उत्तर संरचनावादी, उत्तर आधुनिकतावादी है, सिर्फ आधुनिकतावादी है, सिर्फ उत्तर संरचनावादी है, तो ध्यान रखना उसमें आएगा आप उत्तर आधुनिकतावादी और उत्तर संरचनावादी दोनों हैं। पहली बात, आपका जन्म अगर हम बात करें, आपका जन्म फ्रांस में हुआ था। आपने अपनी जो पीएचडी है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी आपने जो विषय था वो था मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, पागलपन और सभ्यता। अपनी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पे आपने, यानी पागलपन और सभ्यता, अब ध्यान से सुनो, इन्होंने पागलपन और सभ्यता इसको क्यों बोला है, हालांकि मैं इसको अभी डिस्क्रिप्टिवली बताऊंगी आगे कि अपनी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में उन्होंने विमर्श की बात की है। एक शब्द है विमर्श। विमर्श इंग्लिश में इसको डिस्कोर्स बोलते हैं। डिस्कोर्स, विमर्श। देखिए, विमर्श, डिस्कोर्स, सबसे पहले तो जितनी ये शब्दावलियां हैं इनको अपने माइंड में नोट कर लेना, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षाओं में इन्हीं शब्दावलियों को प्रयोग में लाया जाएगा। विमर्श हो गया, ठीक है, उत्तर संरचनावादी, उत्तर आधुनिकतावादी, ज्ञान, शक्ति, इनकी बात कौन करता है? मिशेल फूको। अभी लास्ट में तुमसे क्वेश्चन भी पूछूंगी। तो विमर्श, तो विमर्श की बात, डिस्कोर्स की बात उन्होंने मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में की है। देखिए, विमर्श किसे कहते हैं? डिस्कोर्स, किसी भी चीज पर गहनता से मंथन करना, बातचीत करना। देखो, फर्स्ट उन्होंने कहा है, एक बात उन्होंने कहा है, अधिक ज्ञान और अधिक उत्पादन शक्ति, कि उत्तर आधुनिक समाज में, पहले के समाज को भूल जाइए, जो पहला समाज था, देखो थोड़ा सा यहाँ पे अभी अपनी बात को विराम दूंगी। आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद, पहले हल्का सा आप इन्हें समझिए। आधुनिकतावाद मॉडर्नाइजेशन जिसे कहा गया था, पश्चिम के प्रभाव से हमारे समाज और संस्कृति में होने वाला परिवर्तन। अब आप कहेंगे सेम यही उत्तर आधुनिकतावाद है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं संस्कृति और ज़्यादा आधुनिक हो गई है। हमारी कला और संस्कृति में, खासतौर पे मिशेल फूको ने बोला था, हमारी कला और संस्कृति पे बहुत अधिक आधुनिकता का प्रभाव पड़ा है। वो कैसे? जैसे अगर हम अपने वास्तुकला की बात करें, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात करें, पहले जो राजा के महल हुआ करते थे वो पुराने समय में हुआ था। फिर जब बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बनने लगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तुमने बहुमंजिला इमारतें नोएडा, दिल्ली, मुंबई, इनमें देखा होगा, जहाँ जगह की कमी होती है वहाँ बहुमंजिला इमारतें बनने लगती हैं। लेकिन अब उत्तर आधुनिक समाज में आप अगर देखें, नोटिस करें, बिल्डिंग तो मल्टी स्टोरी बनती है, उनका स्वरूप चेंज हो गया। ऊपर फ्लैट तो बन रहे हैं, स्विमिंग पूल, गार्डन, छत के ऊपर गार्डन, बिल्कुल उसको ग्रीन पैलेट बना देंगे। यानी अगर हमें पर्यावरण के मानकों का ध्यान करना है तो वो पूरी बिल्डिंग के अंदर इतने ज़्यादा पौधे डेवलप कर देते हैं। कहने का मतलब उत्तर आधुनिकतावाद ज्ञान, कला और संस्कृति की एक ऐसी अवस्था है जिसमें और व्यक्ति को आधुनिक बना डाला है। यह है उत्तर आधुनिकतावाद। आपने बोला है जिस व्यक्ति के पास अधिक ज्ञान होगा वो उतनी ही अधिक उत्पादन शक्ति
देखिए, आज जो कद्र है, किस चीज़ की कद्र है समाज में? नॉलेज की। एक मजदूर की दैनिक दिहाड़ी कितनी होगी? 300-400। एक टेक्निकल फील्ड में ज्ञान प्राप्त किए हुए व्यक्ति की दैनिक सैलरी कितनी होगी? हजारों में। ध्यान से समझना मेरी बात को। अधिक ज्ञान, अधिक उत्पादन शक्ति। जिसके पास नॉलेज होगी, आज उसकी जीत होगी। आज हमारे यहाँ शिक्षण संस्थाएं विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं, तकनीकी ज्ञान दिया जा रहा है। और यदि आज मैं इस मजदूरों को या इस जिस तरह के कारीगर होते थे, आज धीरे धीरे उनका स्थान आर्किटेक्चर ने लेना शुरू कर दिया। हम कहते हैं ना, हम अपनी बिल्डिंग अब इससे ठेकेदार से नहीं बनवाएंगे, आर्किटेक्ट से बनवाएंगे। क्योंकि आर्किटेक्ट हमारे बनने वाले इमारतों को, घरों को ऐसा आकार दे देता है कि वो देखने में सुंदर लगते हैं, जगह को यूटिलाइज करता है और उसमें सारी सुविधाएं एक जगह मौजूद रहती हैं। तो कहने का मतलब, आज ज्ञान की कीमत है समाज में। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक ज्ञान होगा, उसके पास उतनी ही अधिक उत्पादन शक्ति होगी। जितना ज्ञान का भंडार, देखिए पूंजीवादी समाज में क्या है, आज बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, जिसके पास जितनी नॉलेज होती है, जितना ज्ञान होता है, वो उसका प्रोडक्शन, अगर हम अंबानी को देखें, लक्ष्मी निवास मित्तल, या फॉरेन कंट्रीज के अपने बड़े बड़े मल्टी मिलेनियर्स को देखें। मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना है? कौन है? फेसबुक बनाया है। फेसबुक उन्होंने कैसे बना दिया? अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। उनके ज्ञान ने ट्विटर, फेसबुक, जितनी सोशल मीडिया साइट है, इवन अभी अभी मैं आप लोगों से चर्चा कर रही थी, बच्चे आजकल के वीडियो गेम्स खेलने लगे हैं, उन्हें भी तो माइंड से बनाया गया है। मैं खुद बता रही थी, मेरा बच्चा माइनक्राफ्ट खेलता है, तो वो उसको बनाया गया है। तो जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होगा, उसके पास उतनी अधिक उत्पादन शक्ति होती है। आया समझ में? फिर ये बात करते हैं विमर्श की अवधारणा। विमर्श कहते हैं डिस्कोर्स। अब इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। विमर्श या डिस्कोर्स, किसी भी चीज के बारे में गहनता से सोचना, बातचीत करना, तर्क वितर्क करना, तब किसी निर्णय पर आ जाना, डिस्कोर्स। जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, किसी से पूछते हैं, बात करते हैं। अब उसको कि तुम किसी खाने से जोड़ दो, तुम्हें कोई डिश बनानी नहीं आती, जब तक तुम उसे यूट्यूब पे नहीं देखोगे, किसी से पूछोगे नहीं, अच्छा नमक कितना पड़ना है, हल्दी डलनी है, अच्छा इसमें हल्दी नहीं डलती तो रंग पीला कैसे आता है, अच्छा अन्य मसालों से, अच्छा। तो हमारे ज्ञान का लेवल भी तभी बढ़ता है जब हम विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, जानने की इच्छा, बातचीत करते हैं। जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, तो हम उसके पीछे निहित कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे ही डिस्कोर्स की अगर हम बात करें, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है किसी विषय पर गंभीर चर्चा, मौखिक या शाब्दिक, वो विमर्श कहलाता है। जब हम किसी विषय पर बहुत अधिक गंभीर चर्चा करते हैं, आजकल न्यूज़ चैनल का ट्रेंड ऐसा बन गया है, वह हर चीज़ पर विमर्श किया जाता है। समझ में आ गया? विमर्श, गहनता से किसी विषय पर गंभीरता से चर्चा करना। न्यूज़ चैनल वाले क्या कर रहे हैं, डिबेट तो कर ही रहे हैं, वो विमर्श कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। डिस्कोर्स मतलब गहनता से मंथन करते हैं उस किसी विषय पर। अभी सरकार की अग्निपथ योजना आई थी, तो इस अग्निपथ योजना पर विभिन्न व्यक्तियों को बिठाकर डिस्कोर्स यानी गहनता से मंथन किया गया। विभिन्न देशों से उसे कंपैरेटिव स्टडी की गई कि किस किस देश में सेना में इस तरह के दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। तो उस विमर्श ने, मतलब कहने का मतलब है सरकार की योजना को विमर्श के द्वारा ही सुलझाया गया या समझा गया। और ऐसे ही हम जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो हम आपस में बैठकर गंभीरता से मंथन करते हैं। तो किसी विषय पर गंभीर चर्चा, मौखिक या शाब्दिक, विमर्श कहलाता है, डिस्कोर्स जिसे हम कहते हैं। शक्ति का प्रयोग विमर्श के माध्यम से। देखिए,
विमर्श से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। एक बात का ध्यान रखना, एक ट्राइंगल है, ये ह्यूमन है, ये इसका नॉलेज है, और ये है पावर। मानव जो होता है, जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होगा, जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होता है, तो ज्ञान क्या करता है, ज्ञान व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है। ये कहते हैं ना, इसमें इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, शक्ति का प्रयोग विमर्श के माध्यम से। जब व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, नॉलेज, तो वो क्या है, सोचता है, चिंतन करता है, मंथन करता है। मैंने अभी फेसबुक की बात की, ट्विटर की बात की, जितनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं या गेम की वो बने हुए हैं। इवन आप एक ऐप देखते हैं लूडो, मोबाइल में अक्सर हम इंटरेस्ट हो गए उससे खेलने भी लगते हैं लूडो को। तो कहने का मतलब, हम मानव के पास जितना अधिक ज्ञान है, ज्ञान से हम विमर्श होते हैं, विमर्श करते हैं, विमर्श के बाद हमें पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक शक्ति होती है, शक्ति का प्रयोग व्यक्ति विमर्श के माध्यम से ही करता है। अभी इसको आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इनकी कुछ किताबों के माध्यम से। जैसे इन्होंने अपने पीएचडी की थी एक किताब के माध्यम से, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। आपने इस मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में, यानी पागलपन और सभ्यता में, क्या बताया कि प्राचीन काल में लोगों की पागलों के बारे में अलग धारणा थी, विमर्श जो था वो अलग था। उन्होंने कहा था जो पागल व्यक्ति होते हैं उन्हें समाज में रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें अलग कर देना चाहिए, उन्हें सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहिए। प्राचीन काल में सभी लोग ये ऐसा मानते थे, यानी उनका जो डिस्कोर्स था, विमर्श था, पागल लोगों के प्रति अलग था, और सभी की में एकमतता थी। फिर से रिपीट करती हूँ, प्राचीन काल में सभी व्यक्तियों का मानना था कि जो पागल व्यक्ति होते हैं, मेंटली डिसऑर्डर या पागल व्यक्ति, उन्हें समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि देखो, जब व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब होता है या उसे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होती, तो आप हम भी देखते हैं, कुछ लोग बड़बड़ाते रहते हैं, सर्दी गर्मी का एहसास ही नहीं होता, कभी सर्दियों में कपड़े नहीं पहनते, गर्मियों में बहुत अधिक स्वेटर पहन लेते हैं। तो वो क्या कहते थे प्राचीन काल में व्यक्ति, कि व्यक्तियों को समाज में, ऐसे व्यक्तियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, उनके लिए पागल खाने होने चाहिए, उनको समाज में रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब हमने सोचा, बातचीत की, विमर्श किया, तो अब अगर हम आज के उत्तर आधुनिक समाज के प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो आज साइकेट्रिस्ट, हम एक डॉक्टर का नाम सुनते हैं, मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक ऐसे पागलों का इलाज करते हैं, उनकी मानसिक, और नंबर ऑफ पर्सन उन्होंने सही कर दिए हैं। कहने का मतलब, लोगों के विमर्श के माध्यम से उनका सोचने का तरीका बदल गया। अब जैसे व्यक्ति कोई मेंटली डिसऑर्डर, अब ऐसा नहीं है व्यक्ति एकाएक पागल ही पैदा होता है। समाज में बहुत सारी उलझने, टेंशनें ऐसी होती हैं, एक व्यक्ति कहीं ना कहीं उलझ के कहीं ना कहीं मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है। ऐसे ही एक टीचर थे, वो बच्चों को बहुत पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं उन्हें क्या स्ट्रोक आया कि मैं ये फैक्ट, एक ट्रू स्टोरी बता रही हूँ देहरादून की। वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, वो हर समय इधर उधर बैठते थे, और बैठने के बाद बस वो एक पोयम इंग्लिश की होती थी, वो ही गुनगुनाते रहते थे। तो कहने का मतलब, ऐसे लोगों को चिकित्सा की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है। सोसाइटी से अलग निकाल देने पर तो उनका सोशलाइजेशन ही नहीं होने का। तो विमर्श के माध्यम से, मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन में मिशेल फूको ने बताया कि विमर्श ने लोगों की सोचने की, थिंकिंग की मेंटालिटी को चेंज कर दिया है। तो आपने एक किताब और लिखी थी, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट में उन्होंने क्या कहा था, प्राचीन काल में जो व्यक्ति किसी के साथ जैसा अपराध करता था, एक व्यक्ति ने एक का गला काट दिया तो उसकी सजा उसको गला काट दिया जाता था। आई बात समझ में? एक व्यक्ति ने किसी का हाथ काट दिया तो उसका व्यक्ति का हाथ काट के जैसा अपराध वैसी सजा। यह है ना डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट पे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, उत्तर आधुनिकवादी समाज में अब अपराध और उसके प्रति जो उसका पनिशमेंट है, पनिशमेंट जो दिया जाता है
वो उसका स्वरूप बदल गया है। जैसे कि व्यक्ति जो अपराध करता है, आपने देखा हो आईपीसी की धाराएं, कानून बन गए हैं, न्यायालय बन गए हैं, जेल अस्तित्व में आया है। अब जेल की सजा, दंड, और जो जघन्य प्रवृत्ति के या ऐसे अपराध करते हैं जो क्षमा करने के योग्य होते ही नहीं हैं, उनके लिए मृत्युदंड की सजा दी जाती है। तो कहने का मतलब, प्राचीन काल में जिस प्रकार के अपराध होते थे उस प्रकार की सजा दी जाती थी। अब वर्तमान में उनका स्वरूप बदला है लोगों के विमर्श के माध्यम से। क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति उत्तेजित होता है या अपनी मानसिक दशा ठीक नहीं होता है, अपराध कर बैठता है, लेकिन जब उसे बोध होता है तब तक देर हो चुकी होती है। तो कुछ लोगों का ये विमर्श था कि जब उसने अपराध किया था तो उसकी जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो ऐसे में विमर्श के माध्यम से जो विमर्श निकल के आया, वो निकल के आया जेल। ऐसे व्यक्तियों को अलग से अलग स्थान पर कुछ समय के लिए रख देना चाहिए, उनको सुधरने का मौका देना चाहिए। तो ये बात इन्होंने अपनी डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट में बताई। फिर द बर्थ ऑफ द क्लिनिक। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक में आपने बताया कि जो प्राचीन काल में इलाज हुआ करते थे, लोग नाड़ी पकड़ के, दिल की धड़कन सुनकर, चेहरे के हाव भाव जानकर, आंखों को देखकर इलाज किया करते थे। वैद्य, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया। ध्यान से समझना इन सब चीज़ों का सार, क्योंकि बच्चों जो मैं बात आपको बोलती हूँ, जो मॉडर्न सोशलॉजिकल थ्योरी है, किताब में इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। आप लोगों के पास, तनुजा आपके पास भी बुक है, तो आपने देखा होगा जितने भी थ्योरीज हैं, अगर हम इसको ऐसे ना पढ़े ना तो वो कभी भी हमारी समझ में नहीं आएगी। और यूजीसी नेट या अपने आप एमए के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में उसको अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे द बर्थ ऑफ द क्लिनिक की। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक में फूको ने बताया कि प्राचीन काल में जो इलाज हुआ करते थे, लोगों की दिल की धड़कन, नाड़ी, आंखें, ये चेहरे के हाव भाव देखकर इलाज किया जाता था। अब जब लोगों में बहुत अधिक पीड़ाएं, संवेदनाएं, बहुत अधिक बीमारियां बढ़ गई, तो क्या हुआ, चिकित्सा पद्धति का जन्म हुआ। द क्लिनिक ऑफ द बर्थ, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक मतलब चिकित्सालयों का जन्म कब हुआ, जब लोगों ने सोचा इससे तो हम ठीक ही नहीं हो रहे हैं, इसका इलाज क्या होगा। नवीन तकनीकी एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, ये सब चीज़ें अस्तित्व में आई। नवीन विचारधारा अस्तित्व में आई, नवीन मशीनरी अस्तित्व में आई। और सुनो, ये कैसे अस्तित्व में आई, हमारे व्यक्ति के ज्ञान से। अगर हम देखें अपने, मैंने तुम्हें करंट अफेयर या जीके बताई है कि चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया। इसी प्रकार चिकित्सा प्रणाली की डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमें पहचान होती है कि व्यक्ति किसी व्यक्ति से कैसे संबंधित है। वॉटसन और क्रिक ने हमारी डीएनए संरचना को, आरएनए, इनको विस्तार से बताया। तो ये नवीन चिकित्सा प्रणाली हम ही लोगों की नॉलेज से अस्तित्व में आई है। आज इस आधुनिक तकनीकी की मदद से हम गर्भ में पड़ने वाले शिशु की स्वास्थ्य का हालचाल जान सकते हैं, उसके धड़कनों को सुन सकते हैं। सिटी स्कैन, एमआरआई के माध्यम से शरीर में किसी भी पार्ट में होने वाली गतिविधि, हलचल की स्वस्थता की जांच कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है द बर्थ ऑफ क्लिनिक में आपने बताया कि किस प्रकार प्राचीन काल में चिकित्सा की जो प्रणाली थी भिन्न थी, लेकिन जैसे जैसे बीमारियां बढ़ी, लोगों के ज्ञान विमर्श में वृद्धि हुई, वैसे वैसे उसका स्वरूप बदल गया। नेक्स्ट है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में उन्होंने बताया कि जो मनुष्य है, जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होगा उसके पास उतनी अधिक शक्ति होगी। जिस ज्ञान से मनुष्य, ज्ञान की बात करता है ना, ज्ञान से ही पावर मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उत्पादन शक्ति, मैंने पहले बताया था, जितना अधिक ज्ञान होगा उतनी अधिक उत्पादन शक्ति होगी। तभी आज की तारीख में ज्ञान का मूल्य शारीरिक श्रम के मूल्य से बहुत अधिक है। मैंने अभी एक एग्जाम्पल से बताया था, क्यों एक मजदूर का दैनिक वेतन मात्र 200, 300, 400 होता है, वहीं एक तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति लाखों लोग, एक आर्किटेक्ट कुछ घंटों में एक नक्शा बनाएगा, उसके मोटी रकम लाखों रुपए वसूल कर लेगा। तो यानी ज्ञान जितना अधिक होगा उतना अधिक ही उत्पादन शक्ति होगी। यानी व्यक्ति के पास
पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। तो ये उन्होंने बताया अपनी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में। तो मिशेल फूको ने विमर्श के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, शक्ति के बारे में बताया। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में उन्होंने विमर्श को बताया। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट में उन्होंने पनिशमेंट को बताया, किस तरह अपराधी हुआ करते थे, किस तरह उनको सजा मिलती थी। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक में आपने चिकित्सालयों के जन्म की कहानी को बताया। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में आपने ज्ञान और नॉलेज, ज्ञान और शक्ति, इन सबको बताया। तो ये है मिशेल फूको का